मैं समझता हूँ आपको आवश्यकता नहीं है। आम लोगों को जो समझने की आवश्यकता वो ये है कि ये गणना फॉर्म, जिसको एनुमरेशन फॉर्म बोला जा रहा है, इसको भरना कैसे है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, इस तरीके का ये फॉर्म आपको मिलेगा। हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में हो सकता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, ये निर्वाचक का नाम, एपिक कोड, पता, तहसील, ये तमाम जानकारियाँ आपको उस फॉर्म में पहले से भरी हुई मिलेंगी। क्रम संख्या, भाग संख्या, एक ये क्यूआर कोड बना हुआ मिलेगा, एक ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो पहले से छपा हुआ मिलेगा। अगर सपोज़ ये मेरा है, मान लेते हैं ये मेरा मुझे फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ मेरी सारी जानकारियाँ पहले से भरी होंगी और यहाँ लिखा हुआ वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। यहाँ आपको एक अपना नया कलर पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो यहाँ आपको चिपकाना है। अब उसके नीचे अपनी डिटेल इसमें आपको डालनी है। जन्म तिथि क्या है, आधार संख्या क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिताजी का नाम क्या है, अगर मान लो कोई लीगल गार्डियन है तो उसको हम अभिभावक के रूप में जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डालनी है। आपकी सारी डिटेल इसमें आती जाएंगी। तो ये फॉर्म है। उसके अलावा अगला कॉलम है इसमें कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का विवरण। यानी कि जो बात मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आप 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल थे तो यहाँ आपकी डिटेल आएगी 2002 के हिसाब से। लेटेस्ट हो सकता है आप कहीं भी हों, लेकिन 2002 में आप जिस भी सूची पर थे वो सारी चीज़ें इसमें आपको भरनी है। विधानसभा क्या थी, भाग संख्या क्या थी, क्रम संख्या क्या थी, ये तमाम आपको 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें ऑलरेडी दी हुई है। ये आप अपने BLA 2 से भी संपर्क कर सकते हैं, उसके पास भी 2002 की वोटर लिस्ट है, या BLO से भी संपर्क कर सकते हैं। BLO भी आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा देगा। उसके बाद आप इसको भर देंगे। अगर मान लो उस वक्त, जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी, 2002 में आप SIR में नहीं थे, आपकी वोट नहीं बनी थी, तो क्या होगा? तो साथ में दूसरा कॉलम आप ध्यान से देखो, उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। यानी कि अगर आप नहीं थे तो निश्चित तौर पर आपके पिताजी रहे होंगे। फिर पिताजी की जानकारी यहाँ आप इस पूरा जो आप देखेंगे, नाम, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, जैसे मेरे पिताजी का नाम, रिश्ते का नाम, मेरे पिता हैं, जिला क्या है, राज्य क्या है और निर्वाचन क्षेत्र क्या है, भाग संख्या क्या है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद नीचे निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य, जो भी 18 साल से ऊपर का सदस्य है, उसका साइन, अगर वो उसका खुद का फॉर्म है तो साइन कर दे, साइन नहीं करता तो अंगूठा लगा सकता है। और अगर मैं अपने पिताजी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे अपना रिश्ता भी डालना पड़ेगा। साइन मैंने अपना किया, लेकिन मैंने लिखा, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कि मेरे पिता हैं, या मैं खुद के लिए भर रहा हूँ तो मैं स्वयं के लिए भर रहा हूँ। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें वेरीफाई करके BLO अपने नीचे सिग्नेचर करेगा। ये BLO के हस्ताक्षर के लिए जगह है, यानी कि वो सरकारी अधिकारी जो आपके दरवाजे पर इस फॉर्म को देने आ रहा है। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये वापस जमा हो जाएगा। तो ये है बिल्कुल सिंपल चीज़ें। लेकिन अब इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं। कुछ एक उदाहरण के तौर पे निर्वाचन आयोग द्वारा भी ये उदाहरण दिए गए हैं, तो वो मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ करूँगा। पहला केस मान लीजिए किसी मतदाता का नाम पिछली सूची में शामिल है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बात की। उदाहरण के तौर पे ये कोई मनीष माथुर हैं, इनका ये पहले से भरा हुआ फॉर्म आया है। ये ऊपर ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, मनीष माथुर, जयपुर, राजस्थान, ये पहले से भरा हुआ मिलेगा। ये चिंता नहीं करनी है, ये आपकी डिटेल पहले से भरी होंगी आपके फार्म में। तो फॉर्म मैंने जैसे बताया, फ़ोटो लगा देंगे, अपनी डिटेल डाल देंगे। अब क्योंकि ये मनीष माथुर जी जो हैं, ये पिछली बार 2002 की लिस्ट में शामिल थे, तो इस कॉलम में इन्होंने अपनी 2002 की जो जानकारी है वो डाल ली है। आप यहाँ देखेंगे ना, भाग संख्या 95, 95, 6, 409, ये तमाम चीज़ें इस वजह से यहाँ आपको दिख रही हैं। अब ये तो सिंपल केस है, इसमें 2002 में आप थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आई कि 2002 में आप नहीं थे, आपके पिताजी थे, तो क्या होगा? अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इन्होंने अपनी डिटेल डाल दी। ऊपर वाला कॉलम सारा आप ध्यान से देखिए, ये पहले से मुदित माथुर, ये वो सारा भरा हुआ मिलेगा आपको। इन्होंने पिताजी की डिटेल में डाला है नाम मनीष माथुर, क्योंकि ये इनकी डिटेल फ़िलहाल ये ताज़ा डिटेल है। ये जन्म, इसमें तो ये भरनी पड़ेगी आपको। जन्म तिथि क्या है, आधार संख्या क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिताजी का नाम क्या, माताजी का नाम क्या। लेकिन क्योंकि ये पिछले SIR में ये खुद शामिल नहीं थे, तो इन्होंने इस कॉलम को क्रॉस कर दिया, यानी कि ये कॉलम इनके मतलब का नहीं है। ये पिछले SIR 2002 की सूची में नहीं थे। इनके पिताजी थे, मिस्टर मनीष माथुर थे,
यानी कि जो भी आपके पिताजी का नाम हो, अब इस कॉलम में आप अपने पिताजी की जानकारी रखेंगे, क्योंकि पिताजी 2002 में थे, हम नहीं थे। तो ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी तरह का मामला, अगर मतदाता के स्वयं के माता पिता का नाम पिछली सूची में नहीं था, न पिताजी थे न माताजी थे, तो क्या करें? तो दादा दादी तो निश्चित तौर पर होंगे, तो उनमें से किसी एक का नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ डिटेल डाल दी। अब यहाँ देखिए, जो थोड़ी देर पहले हम इनके पिताजी के नाम से इस फार्म को भर रहे थे, अब यहाँ हमने रिश्ता दिखाया लक्ष्मी नारायण के साथ, यानी कि इनके दादा के साथ। तो दादा होंगे आपके 2002 की सूची में। तो फिर दादा की पूरी डिटेल, दादाजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, और 2002 में उनकी वोटर संख्या क्या थी, भाग संख्या क्या थी, क्रम संख्या क्या थी, 2002 की जानकारी आप इस कॉलम में देंगे, और ये आपके साइन। तो ये भी सिंपल है, मतलब पिताजी ना हो तो दादाजी तो निश्चित तौर पर होंगे। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले तो किसी और राज्य में रहते थे लेकिन आजकल हमारे यहाँ रहते हैं, और वोट भी वो शिफ्ट कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब मैं वोट यहीं बनाऊं, क्योंकि अब मैं वापस जाना नहीं है, मेरी वोटिंग भी यहीं हो जाए, मेरा अब परिवार यहीं बस गया है, सारी चीज़ें ऐसे हो गई हैं। हमारे भी बहुत सारे गाँवों के साथी आजकल शहरों में रहने लगे हैं, तो वो भी शिफ्ट कर गए हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ें जो शिफ्टिंग है वो भी आपको इसमें डालने की आवश्यकता है। अब क्या है, इन्होंने अपनी डिटेल डाल दी क्योंकि अन्य किसी राज्य से आए हैं। आप देखोगे ऊपर इन्होंने ये राजस्थान के उदाहरण से समझाया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है तहसील चाकसू है, राज्य का नाम राजस्थान है, लेकिन ये व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश के थे, नीमच। तो इन्होंने जब पिछली एसआईआर में अपनी डिटेल डाली, 2002 वाली जो जानकारी इन्होंने डाली, तो वो जानकारी डाली जो 2002 की सूची के अनुरूप थी। 2002 की सूची में ये कहाँ थे? मध्य प्रदेश। आज 2026 में ये कहाँ है? राजस्थान। तो ऐसे ही पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हो, ये आपको इसमें डालना है। आज का तो लेटेस्ट ये पहला वाला कॉलम तो यही है कि इसमें आज की जो सही जानकारी है वो आपको देनी है। ये नीचे वाले दो कॉलम में उल्टे हाथ पे जो है वो क्या है कि 2002 में आप कहाँ थे। आप नहीं थे तो आपका कोई रिश्तेदार होगा, अगर रिश्तेदार था तो वो सीधे हाथ के कॉलम में आ जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब अगर अगला एक केस ले लेते हैं, कोई भी ऐसी मैरिड महिला जिसका नाम पिछली सूची में शामिल नहीं था, तो उनकी मैपिंग कैसे होगी? उनकी मैपिंग होगी उनके माता पिता के नाम से, क्योंकि 2002 में निश्चित तौर पर जिस बहन बेटी का कोई वोट नहीं बना था तो उसके पिताजी का होगा, क्योंकि शादी भी बाद में हुई होगी, तो पति से मैपिंग नहीं होगी। उसकी मैपिंग कहाँ से ले रहे हैं? वो 2002 की वोटर लिस्ट से, और 2 में वो कहाँ मिलेगी? अपने पिताजी के यहाँ। तो वो तमाम जानकारी यहाँ आपको डालना है। अब इसी पे एक विषय और भी है, तमाम कार्यशालाओं में ये सवाल उठता भी है। हमारे राज्य में, खासकर मैं अपने हरियाणा के कुछ विशेष इलाकों की बात करूं, तो कुछ बच्चों की शादियां जो है बाहर के स्टेटों में हो रखी हैं। तो जब बाहर के स्टेट से वो बेटी को ब्याह के ले आए हैं अपने यहाँ, तो उस बेटी की डिटेल कहाँ मिलेगी आज? वहाँ जहाँ की वो बेटी थी, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, हरियाणा से तो वो नहीं थी। तो उसकी जब आप डिटेल डालेंगे तो उसके वहाँ की डिटेल उसके पिताजी के नाम से मैपिंग यहाँ कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है उस टाइम 2002 में वो वहाँ वोटर ना हो, उसके पिताजी हों, तो सेम वो चीज़ें यहाँ होंगी। अब ये महिला की जो डिटेल है वो पहले से यहाँ भरी हुई आपको मिलेगी जब आपको फॉर्म मिलेगा। ये आज की जो उसकी करंट की डिटेल है, जो आज उसकी सही स्थिति है, वो यहाँ डाली जाएगी, क्योंकि अब यहाँ वो शादीशुदा है तो उसके पति पत्नी जो भी हैं उनका नाम आ जाएगा, लड़का है लड़की है। और नीचे जो डिटेल आएगी वो उसके पिता की आएगी, जो पिता कहाँ है? किसी और राज्य से। तो वो तमाम संख्या आपको यहाँ डालनी है, वो वहाँ की 2002 की लिस्ट में मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जी वहाँ की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो जो वोटर कार्ड है, उस वोटर कार्ड में तमाम जानकारी दे रखी होती है। आप वहाँ से अपना वोटर कार्ड मंगा लो, अपने बीएलओ को दे दो, वो भी ऑनलाइन ढूंढ सकता है अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो। नहीं तो आप भी ऑनलाइन उसको ढूंढोगे, उस पर एक एपिक नंबर है, एपिक नंबर से आप सर्च करोगे, आपकी तमाम जानकारी आ जाएगी। ये जो विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी संख्याएं आप एपिक नंबर से ढूंढ सकते हो। या 2002 की वोटर लिस्ट अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसमें सारी लिखी हुई हैं, वहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन ये थोड़ी दिक्कत उन राज्यों से जो बाहर से आए हैं उनको थोड़ी हो सकती है। वो ऑनलाइन आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सारे इलेक्ट्रोल अवेलेबल हैं। आप किसी भी राज्य का, किसी भी विधानसभा का देख सकते हैं, किसी भी बूथ का देख सकते हैं। एपिक नंबर अगर आपके पास हो तो आपको राज्य और विधानसभा ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। एपिक नंबर डालेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता भी दूंगा कि एपिक नंबर से आपको ये तमाम चीज़ें कैसे ढूंढनी है। आप कमेंट में मुझे लिख देना अगर कोई ऐसी दिक्कत आए, या कोई और भी आपके मन में इस पीपीटी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक केस और ले लेते हैं। कुछ विवाहिता महिला हैं जिनके स्वयं और उनके माता पिता का नाम मतदाता में सूची में शामिल नहीं है। पिता का नाम नहीं है, लेकिन वही जो पहली सिचुएशन थी, माँ का तो है तो माँ का ले लो, न पिता का है न माता का है तो दादा का है, दादा का ले लो, दादी का ले लो। यानी कि वंशानुक्रम के हिसाब से आप कहीं ना कहीं तो उस सूची में ऑब्वियसली शामिल रहेंगे। तो ये जब फॉर्म आप भर देंगे, ये आपने जमा कराना है। मैंने आपको बताया कि ये रोज़ाना ये फॉर्म 50 भर के 50 फॉर्म एक दिन में जमा हो सकते हैं। इसके अलावा 2002 की मैपिंग के हिसाब से सारा हो रहा है। और अगर आम भाषा में आप समझें तो ये बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आपकी आज की डिटेल और 2002 की डिटेल बस आपको ये डालनी है, और जहाँ भी आप आज की डेट में हैं आपका एड्रेस प्रॉपर वो आ जाएगा, और जहाँ 2002 में थे, जिस संख्या पे थे, जिस बूथ पे थे, वो वहाँ डिटेल आ जाएगी। ये फॉर्म आप भर के जमा कराएंगे। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, 1 महीने के ठीक बाद क्या होगा, ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। उस सूची में एक बार आप अपना नाम चेक कर लेना, आपने फॉर्म तरीके से भर के जमा कराया तो निश्चित तौर पर वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई गलती रह जाए तो उसमें फिर से सुधार की आवश्यकता है तो वो किया जा सकता है। लेकिन कोशिश आपको करनी है कि ये फॉर्म आप अच्छे से भरें, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी गलती के। क्योंकि अगर आप ये सही से भर देंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रक्रिया में आपकी भागीदारी होगी। और ऑनलाइन माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि हम एपिक नंबर से अपनी डिटेल कैसे निकालें तो आप मुझे बताइएगा, वो भी मैं आपको अगली अपनी वीडियो से बताऊंगा। इस वीडियो में भी अगर आपके मन में कोई सवाल अभी भी बचता है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म कितना मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आपने भरना है, लेकिन फिर भी अगर कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से वो सवाल कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर मैं उसका कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। क्योंकि देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। आने वाले समय में शायद हम ना हों, हमारे बच्चे हों, पीढ़ियां गुजर जाती हैं चीज़ें सुधारने में। तो जो आप आज कर रहे हैं निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके कुछ फर्जी वोट्स भी हैं, जिनको आम सरल भाषा में घुसपैठिए आप कह सकते हैं, तो ऐसे लोग भी ऐसी सूची के माध्यम से पहचाने जाएंगे। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस प्रक्रिया को समझें और सही से करें। इसको बिल्कुल मजाक में ना लें। आपके पास सिर्फ 1 ही महीना है, उसमें से भी कुछ दिन निकल गए हैं। इस महीने के अंदर अंदर आपको करना है। अगर आप बीएलओ का भी इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी एनोमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप कहेंगे तो वो भी मैं अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगी, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ऊपर ईआरओ उसका निर्णय आएगा, ड्राफ्ट सूची आएगी, ईआरओ को हम अपनी कंप्लेंट रेज करके उसको ठीक करवा सकते हैं। ईआरओ भी गलत करता है तो हमारे पास और डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं, फिर हम कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन हमने इतना जाना ही क्यों है जब हम पहले ही सही कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद साथियों, और आशा करता हूँ आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी ज़रूर देंगे। और कोई भी आपको सवाल एसआईआर से जुड़ा आपके जहन में आए तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछिए। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि अगर मैं किसी भी क्षण आपकी मदद कर पाया इस पूरे मामले में। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।